अस्सलामु अलैकुम। आज की इस क्लास में आप सब का खैर मकदम है। आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का कसीदा जो उन्होंने लिखा है, बहुत ही खूबसूरत कसीदा है, तो उसके कुछ अशार और उनकी यानी मोहम्मद रफ़ी सौदा की ज़िंदगी के मुतालिक और उनकी कसीदे के मुतालिक हमने पिछली क्लास में थोड़ी बहुत जानकारी लिए हैं और उनके कुछ अशारों की भी तशरीह की हैं। आज हम उससे आगे बाकी अशारों की तशरीह करेंगे। ये कसीदा जो है असल में ये मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के मुतलिक लिखा गया है कि मुग़ल सल्तनत जो है उनका ज़वाल किस तरह हुआ और घोड़े को बतौर अलामत इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो क्या कहते हैं, कहने लगा फिर आके इस अजमे में कोई मरकब न ये गदा ये रकाब गुनहगार। कहते हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, घोड़ा जो था इसके बाद इस भीड़ में कोई मुझे इस घोड़े पर सवार, यानी जब घोड़ा चलना नहीं माना यानी उससे आगे नहीं बढ़ा तो जो भी मुझे घोड़े पर सवार देखता था और कहने लगा कि ये तो किसी भी तरह सवारी नहीं लगती, यानी ये किसी भी तरह घोड़ा नहीं लगता। समझूं हूँ मैं तो ये कि सिपाही के बेस में डान चली है शेर को हो चरख पर सवार। कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि सिपाही के बेस में कोई डानपन चक्की के पहिए पर सवार होकर सैर करनी चली है, यानी इस तरह से घोड़ा चल रहा था। इस समय में था कि नागाह एक और फितने को आसमां क्या मुझसे फिर दो चार। मुतकल्लिम कहते हैं मैं इन तानों के बारे में सोच ही रहा था, यानी जो लोग मुझे ताने दे रहे थे इस घोड़े के मुतल्लिक कि ये घोड़ा ऐसा है वैसा है, तो मैं ये सोच ही रहा था कि एक और मुसीबत आन पड़ी। क्या मुसीबत? धोबी कुमार के गधे इस दिन हुए थे गुम, इस माजरे के सन क्या दोनों ने वहाँ गुजारा। मुतकल्लिम कहते हैं कि मैं अभी ये ताने से ही रहा था, यानी सुन ही रहा था कि घोड़े के मुतल्लिक कह रहे थे एक और मुसीबत आन पड़ी। क्या मुसीबत? उसी रोज़ धोबी और कुमार के गधे खो गए थे, यानी गुम हो गए थे। धोबी और कुमार दोनों वहाँ से गुजर रहे थे, यानी वहीं से गुजर रहे थे जहाँ पर मेरा घोड़ा रुका था। हर एक ने इसको अपने गधे का ख्याल कर पकड़े था धोबी कान तो खींचता था दुम कुमार। दोनों, मुतकल्लिम कहते हैं कि दोनों यानी धोबी और कुमार इस घोड़े को अपना अपना गधा समझते थे। धोबी ने इसके कान को पकड़ लिया और कुमार ने इसकी दुम को पकड़कर खींचने लगा। तो इससे आगे क्या कहते हैं,
दरियाई कश्मकश हवा उस आन मौज जन था अनकरीब डूबे खिफ्त बेक किनार। मुतकल्लिम कहते हैं ये कश्मकश झगड़े तक पहुंच जाती, यानी धोबी कहता है कि ये मेरा ही गधा है और कुमार कहता है यही मेरा गधा है। तो ये कश्मकश हो रही थी, यही झगड़ा हो रहा था, ये झगड़े तक आन पहुंची और मैं तन्हा जलील हो जाता, यानी मैं जलील होता जा रहा था। यानी वो दोनों आपस में लड़ने लगे कि हमारा ही गधा है और मैं जलील होता जा रहा था। बदचश्मी इसकी देख के कर कर खरस का ख्याल, लड़के भी वहाँ थे जमा तमाशे को बेशुमार। यानी मुतकल्लिम कहते हैं कि घोड़े की बद खसलती देखकर, ये खसलत देखकर घोड़े की वो ये समझे कि ये रीछ है, यानी बच्चे जो वहाँ पर जमा थे वो लोग जमा हो गए, बच्चे समझने लगे इससे रीछ। वहाँ कुछ लड़के तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, लोग वहाँ पर जमा हो गए, बच्चे भी जमा हो गए, वो इसे रीछ समझने लगे घोड़े को। रखता था कोई लाके सिपारी को मुंह के बीच, उसके तन से कोई उकाड़े था बार बार। यानी कोई लड़का रखता था कोई लाके सिपारी को मुंह के बीच, कोई लड़का छलिया वगैरह घोड़े के मुंह में रख देता था, यानी घास वास कुछ रखता था, कोई बार बार इसके जिस्म से बाल खींचता, यानी इस घोड़े को कहता था कोई मुझसे कि तू मुझको भी चढ़ा, दूंगा टिक्का तुझ में ही लो चंदा एतवार। कोई लड़का मुझसे ये कहता कि मुझे भी इस पर सवार करो, और फिर तनज़ करते हुए कहता कि मैं तुम्हें नो चंदा एतवार को एक टिक्का दूंगा, यानी अगले आतवार को, यानी नई आतवार को हमें इस घोड़े पर सवारी दो। हम यानी वो मुझे ताने देते थे, हम इस पर सवारी करेंगे और अगले आतवार को आपको पैसे देंगे। कुत्ते भी भौंकते थे खड़े इसके गिरद पेश, साथ इस समंद खारस नुमा की हो चश्मे चार। घोड़े की हालत और भी ज़्यादा ही खराब थी। क्या कहते हैं, इस घोड़े के इर्द गिर्द कुत्ते भी भौंकते थे खड़े इसके गिरद पेश, इस घोड़े के इर्द गिर्द कुत्ते भी भौंकते थे और इस रींछ जैसे घोड़े के साथ आंखें चार करते थे, यानी इसके साथ खेलते थे, आंखें चार करते थे इस रींछ जैसे घोड़े के साथ। उस वक्त मैं जो अपनी मुसीबत पे कर नज़र, कहने लगा खुदा से ये रो रो के जार जार। मुतकल्लिम कहते हैं उस वक़्त अपनी मुसीबत देखकर मेरा दिल बहुत भर आया। उस वक़्त जो अपनी मुसीबत पे कर नज़र, यानी मेरा दिल भर आ रहा और कहने लगा खुदा से ये रो रो के जार जार। और मैं रो रो कर खुदा से कहने लगा कि खुदा अब मैं क्या करूं। यानी जब मैंने ये मुसीबत घोड़े की देखी, यानी मुझे लोग ताने भी देते, बच्चे भी ताने देते थे, बूढ़े भी, हर कोई ताना देता था, और मैंने खुदा से दुआ मांगी और कहा कि खुदा अब मैं क्या करूं। झगड़ू में धोबी से कि लड़कों को दूं जवाब,
कुत्तों से या लड़ूं की मरूं अपना पेट मार। झगड़ों में धोबी से कि लड़कों को दूं जवाब, कुत्तों से या लड़ूं कि मरूं अपना पेट मार। मुतकल्लिम कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैं धोबी और कुम्हार से झगड़ा करूं या लड़कों से निपटूं, कुत्तों को भगाऊं या अपना पेट मार कर मरूं। मैं ये सोचता ही था। बारे दुआ मेरी हो उस वक़्त मुस्तजाब, वहाँ से ये असल में यहाँ पर मुस्तजाब हैं, मुस्तहाब नहीं, मुस्तजाब है। वहाँ से बहर नमत क्या जगह तक गुजारा। कहते हैं सौदा यहाँ पर, लेकिन खुदा का करना कि मेरी दुआ कबूल हुई। बारे दुआ मेरी हुई उस वक़्त मुस्तजाब, यानी मेरी दुआ कबूल हुई। खुदा का करना यही था कि मेरी दुआ कबूल हुई। वहाँ से बैरी नमत क्या जगह तक गुजारा, और किसी न किसी तरह मैं मैदानी जंग तक पहुँच गया, यानी मैदानी जंग में पहुँच गया। मैं खुदा का क्या करना था? खुदा का करना था कि मैं मैदानी जंग में जंग के लिए पहुँच गया। दस्ते दुआ उठा के मैं फिर वक़्त जंग के, कहने लगा जनाब आली मैं यूं पुकार। सौदा कहते हैं यहाँ पर, सौदा ने खुदा के हुजूर दुआ की कि एक खुदा, जंग की पहली ही गोली इस घोड़े को लगी। मुतकल्लिम कहते हैं कि मैंने खुदा के हुजूर दुआ की कि एक खुदा, जंग की पहली गोली इस घोड़े को लगनी चाहिए, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी जलील किया। और इसको कहने लगा जनाब इलाही आली मैं यूं पुकार। और इसको ऐसा तीर लगा, यानी घोड़े को ऐसा तीर लगा जो जिस्म से पार हो जाए, यानी ऐसा हो जाए कि इस घोड़े को तीर लग जाए और जिस्म के पार हो जाए, ताकि इससे मेरी खलास, यानी मैं इससे नजात हासिल कर सकूं। पहले ही गोली छूटते ही इस घोड़े को लगी। पहले ही गोली छूटते ही इस घोड़े को लगी, ऐसा लगे न तीर के हूँ न तन से पार। मुतकल्लिम कहते हैं कि ए खुदा, जंग की पहली ही गोली इस घोड़े को लगे और इसको ऐसा तीर लगे जो जिस्म से पार हो जाए। ये कह के मैं खुदा से हुआ मुस्तआद बजंग। इतने में मराठ भी हुआ मुझसे ओ दो चार।
خدا کے حضور یہ دعا کر کے میں جنگ کے لیے تیار ہو گیا. یعنی میں دعا ہی کر رہا تھا یہ کہ گھوڑا مر جائے، یعنی اس کو پہلا ہی تیر آ جائے جنگ میں پہنچا. خدا کے حضور یہ دعا کر کے میں جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور اسی اسنا میں مراٹھ سپاہی مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی مراٹھ سپاہی مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا. گھوڑا تھا بس کے لاغر، وہ پست و ضعیف و خشک، کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار. متکلم کہتے ہیں کہ چونکہ میرا گھوڑا کمزور اور نکما تھا اور مجھے لڑتے وقت ذلیل کرتا تھا. یعنی گھوڑا میرا جو تھا وہ کافی خشک تھا، یعنی ضعیف تھا، پست تھا، اور وہ مجھے ذلیل کر رہا تھا. کارزار یعنی وہ مجھے ذلیل کرتا تھا. جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر دوڑواں تھا اپنے پاؤں سے جو طافل نے سوار. جب میں اس پر سوار ہو کر دشمن کی طرف جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ میں گھوڑے پر نہیں بلکہ ایک بچے کی طرح لکڑی یا بانس کو قرار دے کر بھاگ جا رہا ہوں. یوں جنگ میں بھی نہایت مضحکخیز صورتحال بن جاتی تھی. یعنی میں جاتا تھا جب ڈپ کے اس کو حریف پر، یعنی میں اپنے حریف جو میرا تھا دوسرے سائڈ کا جو حریف تھا جب لڑتے تھے تو وہاں بھی میں نکما ہی لگتا تھا. یعنی وہ ایک سائڈ سے دوسری جگہ بھاگتا تھا. جب دیکھا میں کہ جنگ کی اب یہاں بندی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار. اب کیا کرتا؟ میں نے جب دیکھا کہ اب پوری طرح جنگ شروع ہو گئی ہے، جب میں نے دیکھا کہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے تو میں نے جوتا ہاتھ میں لے لیا اور گھوڑا بغل میں اٹھا لیا. یعنی گھوڑے کو ہاتھ میں لیا، یعنی گھوڑے لے کر وہاں سے میں بھاگ گیا. یعنی میدان کارزار سے، یعنی جہاں پر جنگ ہو رہی تھی میں وہاں سے بھاگ گیا اور لڑنے کے لیے تیار نہ ہوا. دیر دھمکاؤں سے لڑتا ہوں شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار. متکلم کہتے ہیں کہ میدانی جنگ سے شہر کی طرف بھاگا، یعنی میں نے گھوڑے ہاتھ میں لیا اور میں وہاں سے چل دیا اور بھاگا. مختصر یہ کہ گھر پہنچ کر میں نے چین کی سانس لے لی. گھوڑے میرے کی شکل یہ ہے تم نے جو سنی. گھوڑے میری کی شکل یہ ہے تم نے جو سنی، اس پر بھی دل میں آئے تو اب ہو جیے سوار. گھوڑے کا یہ حال سن کر بھی اگر تمہارے جی میں آئے
تو اس پر سوار ہو جائیے۔ گھوڑے میرے کی شکل یہ ہے تو تم نے سنی، یعنی گھوڑے کی حالت یعنی گھوڑے کی چلن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہو پھر بھی اس پر سوار ہونا تو اس پر سوار ہو جائیے۔ سن کر تب ان سے میں نے یہ قصہ دیا جواب، اتنا بھی جھوٹ بولنا کیا ہے ضرور یار۔ شاعر یعنی متکلم کہتے ہیں نے یہ کہانی سن کر یہ جواب دیا، میں یعنی شاعر کہتا ہے یہ کہانی سن کر یہ جواب دیا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنا کیا ضروری ہے۔ گفتن ہمیں بس است کہ اسب من ابلک است، سمجھوں گا دل میں اپنے اگر ہوں میں ہوشیار۔ متکلم کہتے ہیں گھوڑے کا تو محض بہانہ ہے، تم خود ہی جنگ کے اہل نہیں تھے، یعنی گھوڑے کا تو صرف یہ بہانہ ہی تھا، تم تو خود جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اس لیے دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ مجھ میں اتنی ہوشیاری ہے کہ میں اصل بات سمجھ سکوں۔ آخری شعر میں کہتے ہیں متکلم یعنی سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تازیک روزگار۔ سودا نے یہ کہانی سن کر قصیدہ کہہ دیا، یعنی کہ یہ کہانی سن کر سودا نے یہ قصیدہ کہا جس کا نام تازیک روزگار ہے۔ تازیک روزگار سے مراد ہے مزہ یا پیشہ، یعنی قسمت کا مزہ۔ تو یہ تھا قصیدہ جس کا ہم نے کما حقہ مطالعہ کیا ان کے اشعاروں کا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔